हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 में जो सरल प्रश्न आए थे, उन सरल प्रश्नों को किस तरह हम ऑप्शन की सहायता से और समझते हुए हल करके कैसे उसको हल कर सकते थे, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस वीडियो से, तो आपको करना क्या है, वीडियो को ये जब मैं हल करूं उससे पहले पॉज कर लेना है, रोक लेना है, फिर आप इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन कमेंट करना है। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे मैं ये पहला प्रश्न अभी हल करके नहीं बताया हूं, आप क्या करो, वीडियो रोक लो। रोकने के बाद ये प्रश्न पढ़ो और कौन सा आंसर होगा आपके हिसाब से इन चारों ऑप्शन में से, वो आप कमेंट करो। तो उससे क्या होगा, मैं जब बताऊंगा तो आप जो आंसर दिए रहोगे वो मैच कर रहा है कि नहीं, आपने सही उत्तर दिया है कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस प्लस सीखने का काम दोनों करिए। चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दूसरी बात, वीडियो के देखिए टाइटल के बगल में ऐसे यहाँ पर जो टाइटल लिखा होगा मेरे वीडियो के, उसके बगल में ऐसे भी का निशान होगा एक, इस निशान को आप टच करेंगे तो मेरा डिस्क्रिप्शन खुलेगा। उस डिस्क्रिप्शन को ऊपर सरकाते जाएंगे तो जितने भी वीडियो बना करके अपने चैनल में डाला है वो सारे वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट के ग्रुप में आपको वहाँ मिल जाएगा। वहाँ से आप मनचाहा वीडियो टॉपिक वाइज आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं सीधा प्रश्न की ओर। चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। देखिए तो क्या लिखा है प्रश्न 1 में, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ये पहली बात समझ में आना चाहिए। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या जिसका उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं। तो गिनने के लिए हम 1 से शुरू करते हैं, कभी भी 0 से गिनना स्टार्ट नहीं करते। जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये मेरे हाथ में उंगली को गिनो, तो आप 1 से तो शुरू करोगे ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो प्राकृत संख्या माने 1 से, जिसको हम लोग कक्षा पहली से KG 1 से गिनती के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, काउंटिंग के रूप में, तो वही प्राकृत संख्या है। तो वो 1 से शुरू होता है। अब 1 से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ तक देखो केवल एक एक अंकों की संख्या लिख रहे हैं। अब जैसे ही 10 शुरू होता है तो यहाँ देखो 2 अंकों का प्रयोग किए हैं, ये सब एक एक अंकों से बनने वाली संख्या है। तो 1 अंकों की बनने वाली संख्या कितना है, देखो तो कुल 9। अब यहाँ क्या पूछा है, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या, कुल कितने प्राकृत संख्या है 2 अंकों वाली। तो देखो 10 से शुरू होता है और 99 में जाकर खत्म होता है, क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाता है, जो कि 3 अंकों की है। 3 अंकों की है ना, 1 2 3 अंकों वाली, तो इसको नहीं गिनेंगे। तो 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी प्राकृत संख्या है, यही इस प्रश्न में पूछा है। तो इसका सरलतम तरीका है, बता देता हूं। जैसे 1 अंकों की संख्या 9 है, 2 अंकों की प्राकृत संख्याओं की संख्या 90 है, 3 अंकों की 900, 4 अंकों की कहें तो 9000। ये वेरी सिंपल, बहुत ही सरल तरीका है। जैसे हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए कहता है तो क्या लिख देते हैं 1, 2 अंकों की इसी में 0 बढ़ाते जाते हैं, 3 अंकों की कहे तो 1 लिखेंगे या 2 ठो शून्य करेंगे, 4 अंकों की कहे तो 3 ठो शून्य करेंगे। ये 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की। इसी तरह जब भी प्राकृत संख्याओं की संख्या लिखने की बात आए तो 1 अंकों की प्राकृत संख्याओं की संख्या 9 है, 2 अंकों की प्राकृत संख्याओं की संख्या 90 है, 3 अंकों की प्राकृत संख्याओं की संख्या 900 है। बस ये चीज़ एकदम सरल है। ठीक है, तो मैं इसीलिए विस्तार से बताता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है यही प्रश्न आए, आपको समझ होना जरूरी है कि कभी भी कितने भी अंकों की प्राकृत संख्याओं की संख्या लिखने के लिए कहे तो क्या लिखना है, शुरू में 9 लिखना है और उसमें
और जितने अंकों की कह रहा है उसके हिसाब से 0 बढ़ा देना है। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर कौन हुआ, बी वाला 90, यानी 2 अंकों की प्राकृत संख्याओं की संख्या कितना है, 90 है। समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न में। पढ़ते हैं प्रश्न। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी 2 से, 5 से, 8 से या 9 से। देखिए ऐसे प्रश्नों को बनाना कैसे है, क्योंकि हमें प्रश्न में जो कह रहा है उसको करके देखना है, फिर क्लियर हो जाता है कि किससे विभाजित हो। ठीक, क्या कह रहा है, एक संख्या, तो कोई भी एक संख्या लो, जैसे मैंने ले लिया 12, यह हो गया एक संख्या, उसके अंकों का योगफल, तो इसमें कौन कौन सा अंक है भाई, एक अंक है और 2 एक अंक है, 2 अंकों की ये संख्या है, एक अंक है और 2 भी एक अंक है, तो अंकों का योगफल करेंगे तो योगफल कितना मिला, 3 मिला। अब देखो लिखा है ना, एक संख्या उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए, एक संख्या से उसके अंकों के योगफल को घटा देते हैं तो इसका अंक योगफल 3 आया, इसको घटा दें, इसमें क्या आया देखो, तो घटाने से 9 प्राप्त हुआ। अब घटा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या, तो ये घटाने के परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या क्या मिला हमको, 9 मिला। सर्वदा विभाजित होती है, तो इनमें से किससे विभाजित होती है देख लो, 2 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 8 से भी ये 9 विभाजित नहीं होगा, 9 से ही हो रहा है ना। इसका आंसर क्या होगा, ये। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये संख्या ले लिया, पता नहीं सभी संख्याओं पर ये लागू होता है कि नहीं, तो हमको सभी संख्याओं पर लागू होता है कि नहीं ये एक बार टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तब हम इसको कंफर्म उत्तर मानेंगे। जैसे मान लीजिए मैं संख्या 37 ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसके अंकों का योगफल कितना हो रहा है देखो, तो 3 और 7 को जोड़ेंगे कितना हुआ, 10। अब इस अंकों के योगफल को इसमें से घटाना है प्रश्न के हिसाब से, तो 10 को घटाएंगे, देखो कितना उत्तर आया, 27। अब ये 27 देख लो, इसमें से केवल 9 से ही विभाजित होता है, 2 से तो होगा ही नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 5 से क्यों नहीं होता, क्योंकि इकाई में 5 या 0 नहीं है। 8 से विषम संख्या है, 9 से 9 तिया 27 विभाजित हो रहा है। तो ऐसे आप कोई भी संख्या लिख लो, वो 9 से ही विभाजित होगा, क्या, उसके अंकों का योगफल को उससे घटाओगे तो। और दूसरा संख्या देख ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ले लो मैं 85। अब 85 का अंक को जोड़ोगे कितना हो रहा है, 13 को घटाओ कितना हुआ, 72 हमेशा 9 से विभाजित होता है। अब आप लोग कहोगे 8 निया 72, 8 से भी होता है, 2 से भी होता है, ठीक है, लेकिन और जो संख्या बन रहा है तो वो केवल 9 से विभाजित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर केवल एक संख्या अगर कोई भी लिख लिए और उसके अंकों का योगफल करके घटा रहे हो, फिर जो प्राप्त संख्या हुआ वो किससे विभाजित हो रहा है ये देखना है। तो वहाँ पर कभी कभी हम ऐसा संख्या भी ले डालते हैं जो प्राप्तांक मिलेगा, यानी ये परिणाम स्वरूप जो संख्या मिलेगा, इसमें से देखो ये 3 संख्या से विभाजित हो रहा है, तो वहाँ पर कई ठो 2 अंकों की संख्या लेकर देखना है। ठीक है, आप 3-4 ठो देख लिए, उसमें से कौन विभाजित हो रहा है, किससे, तो 9 से होगा ज़्यादा, तब कहेंगे कि 9 से वो विभाजित होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक, चलिए पढ़ते हैं यह तीसरा प्रश्न। 12 से ही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। 12 से ही 1/16 का दशमलव समतुल्य माने दशमलव रूप में बदलना है। तो देखिए 12 सही 1/16 लिखा है, तो 12 क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो जो पूर्ण संख्या होता है वो हमेशा दशमलव के बाएं तरफ रहता है, दशमलव के बाएं तरफ रहता है। अब ये क्या है, कभी भी मिश्र भिन्न में जो भिन्न होता है वो सम भिन्न होता है। क्या भिन्न होता है, सम भिन्न ही रहेगा। सम भिन्न मतलब अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, इसको बोलते हैं सम भिन्न। भिन्न वाला टॉपिक देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल में सर्च करना, वहाँ से मिल जाएगा, जैसे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक,
चलिए देखिए, तो मैं क्या बता रहा था, जब भी कोई मिश्र भिन्न हो तो उसका ये जो सही के रूप में लिखा रहता है ये हमेशा पूर्ण संख्या है, इसको दशमलव के इस पार ही लिखना है। तो ये तो तय हो गया। अब 1/16 क्या है, सम भिन्न है, और सम भिन्न हमेशा 1 से छोटा होता है, यानी दशमलव को उस पार ही लिखाएगा इसका मैं। इसको हल कैसे करते हैं, देखिए इस तरह लिख लो, हो गया, इस तरह लिख लिए। अब क्या करना है, देखो दशमलव, ये जो 1 लिखा है 1 के सीधा में लिखो दशमलव, हो गया। आप दशमलव लिख लिए। अब इसके बाद क्या करो, एक एक शून्य बढ़ाते जाओ। एक शून्य बढ़ाने से क्या बनाए, 10। क्या मैं 16 से भाग दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। 16 का एक बार भी पहाड़ा नहीं जाएगा, तो फिर शून्य बार पढ़ूंगा, पहाड़ा पढ़ूंगा। अब देखो फिर शून्य बढ़ाऊंगा 1। अब ये 16 से भाग दे सकता हूँ, अब दे सकता हूँ, 16 छक्का 96। तो इस तरह देखो दशमलव के बाद क्या मिला, 0,6। ऑप्शन में देखो तो किस में है, ये, और किसी भी ऑप्शन में दशमलव के बाद 0,6 नहीं है। तो इस तरह ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। बहुत ही सरल है। मिश्र भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए कहे तो जो सही के रूप में लिखा रहता है वो दशमलव के इस पार रहेगा। हमको केवल ये जो सम भिन्न के रूप में लिखा रहता है उसको हल करना रहता है। भाग दे करके हल कर सकते हो, सिंपल विधि ऐसा भी कर सकते थे, इस तरह 16 शून्यम शून्य, ठीक। तो दशमलव लगाएंगे, अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो 16 शून्यम शून्य, अब एक और शून्य उतारेंगे, इस तरह 16 छक्का 96, क्या बचा 4, और 16 दूनी 32, 2 आएगा, इस तरह क्या बचा 8, तो 16 पंचे 80, घटेगा ना। तो इस तरह ये हल होता है, ठीक। तो अगर आप अच्छे से भिन्न को, सम भिन्न को, विषम भिन्न को या मिश्र भिन्न को दशमलव में बदलना सीख गए हैं तो ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा है 12 सही 1/16, तो 12 सही, तो 12 तो इसमें रहेगा, तो सब में 12 है। हमको केवल देखना था 16। अब देखो 16 से भाग करेंगे 1 को तो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब दशमलव आ गया उसके जगह में, ठीक। 1 रहेगा तो पहला एक ठो अंक है तो क्या लिखेंगे उसके जगह में दशमलव। 1 0 बढ़ा के देखो, अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो फिर 0 आएगा, मतलब दशमलव के बाद। जैसे यहाँ मैंने किया, 1 अंक है ऊपर, इधर 2 अंकों की संख्या है, तो दशमलव लिखो उसके जगह में। एक बार पढ़े तो दशमलव आया, और 0 लगा के देखो, अब बनने वाला जो संख्या है वो कटा क्या, नहीं कट रहा है, यानी नहीं भाग जा रहा है, तो फिर 0 लिखो, यानी दशमलव के बाद 0 होना चाहिए। फिर 0 लिखे तो 16 से भाग जा रहा है, मतलब जितना बार में आया उसको लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह दशमलव के बाद वाले अंक को मिलाओ, उसके बाद उत्तर तुरंत पता चल जाता है, ठीक। आशा है ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं ये चौथा प्रश्न। देखिए क्या लिखा है, 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। चलिए लिख लेते हैं पहले इसको, ठीक है। सरलतम भिन्न के रूप में लिखना है। सरलतम भिन्न, पहले सरलतम शब्द को समझना जरूरी है, ठीक। जैसे मैं ये लिखा हूं, ये एक भिन्न है, इसको विषम भिन्न बोलेंगे क्योंकि अंश बड़ा है, हर छोटा है। इससे अगर हमको सरलतम रूप में लिखने के लिए कहे, इसका मतलब इसको हमको इन दोनों संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है, तो 15 और 5 का महत्तम समापवर्तक क्या है, 5 है, तो इसी से दोनों को भाग करना रहता है, तो वो क्या बन जाएगा, सरलतम भिन्न। जैसे 5 1 कम 5, 5 3 15, इस तरह 3/1 माने क्या हुआ 3, तो ये हो गया सरलतम रूप में। ठीक इसी तरह इसको भी सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम भिन्न कहा है ना, तो इसको पहले क्या करेंगे, दशमलव हटाने का नियम क्या कहता है, दशमलव हटाएंगे तभी तो भिन्न बनेगा भाई। तो दशमलव के जगह में ठीक सीधा में लिख दो 1, दशमलव सीधा में क्या लिखना है 1। अब इस पार दाएं तरफ कितना अंक है, उतना 0, तो देखो दाएं तरफ 4 अंक है, 4 0 कर दिए। अब इसको फिर से दशमलव हटा के लिख लो, तो दशमलव हटा देंगे तो क्या बन जाएगा 725, ये क्या बन गया 10,000, क्या बन गया 10,000। अब देखो अगर मैं इसको हल करता हूं तो क्या करूंगा, 25 चौक 100, 25 दूनी 25 चौक 100 और 25 शून्यम शून्य, 25 शून्यम शून्य। देखो
नीचे में 400 आया है ना, बाकी किसी में इसमें भी 400 है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया ना। अब देखो इसको, अब 25 दूनी 50, तो क्या आया, 2 ही बार जा रहा है, तो इसमें कितना बचेगा 2, अब इसमें बचेगा 2, अभी कितना बन गया 225, तो 25 निया 225, तो क्या मिला हमें 29/400। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। समझ आ रहा है, ये वाला सही आंसर है। इसको हल करने का तरीका क्या है, सीधी सी बात, दशमलव के सीधा में दशमलव पहले हटा के भिन्न बनाएंगे, दशमलव सीधा में 1 लिखो, दशमलव के बाद जितने अंक है उतना 0 बना लो। ठीक, करने के बाद क्या किया, इसको मैंने देखा कि ये चूंकि 0 वाला संख्या है, डबल 0 है लास्ट में, इसके लास्ट में 25 है, इससे मुझे पता चला कि ये दोनों संख्या 25 से विभाजित हो जाएगा। ये हम अगर 25 का जो गुणज का नियम है, पहाड़ा का नियम जान रहे हैं, 25 से कौन कौन संख्या विभाजित होता है, विभाज्यता का नियम जान रहे हैं, तो तुरंत देखने से स्पष्ट है, किसी भी संख्या के लास्ट में 2 0 हो या लास्ट में 25 लिखा हो तो वो संख्या 25 से विभाजित हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया, 25 से भाग दे दिया, तो मुझे क्या मिला 29/400, मतलब यही। अब देखो एक चीज़ और बताने वाला था, सरलतम भिन्न। अब ये 29/400 है, ऐसा कोई संख्या नहीं है एक को छोड़कर, ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे इन दोनों को भाग दिया जा सके, तब हम कहेंगे कि ये सरलतम भिन्न है। केवल एक ही ऐसा संख्या है जिसको इन दोनों को भाग कर सकते हैं, बाकी और कोई संख्या नहीं है जिससे 400 और 29 दोनों भाग चला जाए, तो तब हम उस भिन्न को सरलतम भिन्न कहेंगे। समझ आया, सरलतम भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है, मतलब अब वो किसी संख्या से मत कटे एक को छोड़कर, तब वो सरलतम भिन्न बन गया। तो यही इसका सरलतम रूप है, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, चलिए एक अंतिम छोटा सा प्रश्न है दशमलव वाला, वो और इस वीडियो में बता देते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म करें। चलिए अब देखते हैं आज की वीडियो का यह अंतिम प्रश्न। देखिए अंतिम प्रश्न क्या लिखा है, 6.6, 6.06, 6.006 और 66.6006 का योगफल होगा, ये प्रश्न में लिखा है। देखिए क्या पूछा है, योगफल कैसी संख्या है, दशमलव वाली संख्या है। तो जब भी दशमलव वाली संख्या का योगफल करना हो तो उसके कुछ नियम होते हैं। क्या करना है, देखिए यहाँ सब दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा संख्या किस में है, ये देखें, तो इसमें दशमलव के बाद 1 है, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है। तो दशमलव के बाद 4 अंक है तो दशमलव के बाद 4 अंक लिखना जरूरी है। जैसे ये 66.6, तो देखिए इनको भी इसमें जोड़ना है, सबको जोड़ना है आपस में, तो दशमलव के बाद इसमें 4 अंक है तो इसमें भी 4 अंक करेंगे, नहीं है तो 0 करके करेंगे। ये कब काम आता है, जोड़ में तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घटाते समय बहुत जरूरी है ये आदत बनाना। ठीक है, तो ध्यान रखें, दशमलव के बाद अगर किसी एक संख्या में 4 अंक है, बाकी में 1 2 3 है, तो सभी को 4 अंक वाला ही बनाएंगे। ठीक, अब ये देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब इसको लिखेंगे तो देखो 6 दशमलव सीधा दशमलव, इस पार इकाई में 6 है तो इकाई सीधा इकाई, और ये इस तरह लिखा है। अब बाकी नहीं है तो उसको भी 0 लिखो। यहाँ देखें 6.006 फिर 0, अब इसको तो ये देखो 66 लिखा है, फिर दशमलव तो दशमलव फिर हम दशमलव, और ये हो गया 6006। अब इसी को क्या करना है, जोड़ना है, बिल्कुल सरल। कैसे, हम पूर्णांक संख्याओं को इकाई से दहाई तरफ जोड़ते जाते हैं। यहाँ सबसे न्यूनतम इकाई क्या है, ये 10,000वें वाला स्थान। ठीक, ये 10,000वें है, 1000वें, 100वें, 10वें इकाई दहाई, तो इधर से जोड़ते आते हैं। हमारे भारतीय जो संख्या पद्धति है, गणना पद्धति, उसके आधार पे तो ये हो गया। देखो 6 के ऊपर कुछ नहीं, माने 6, इसके ऊपर में कुछ नहीं है, इसमें भी 6 ही है। ये देखो 6 और 6 12, दशमलव सीधा दशमलव, हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25, हासिल 2 आएगा, 6 2 8। इस तरह कौन सा आंसर हुआ, बी वाला आंसर इसका सही उत्तर था। ठीक, तो ये सरलतम प्रश्नों में से मैंने वीडियो भाग 1 और वीडियो भाग 2 में इस साल 2022 में जो पेपर हुआ था जवाहर नवोदय विद्यालय का,
तो उसमें जो सरलतम प्रश्न थे उनको मैंने इन 2 वीडियो में उन सभी प्रश्नों को कवर किया है। आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें फिर आप कठिन प्रश्न, थोड़ा सा कठिन तो नहीं, बीच में मीडियम प्रश्नों को शामिल करूंगा, उसके बाद अंतिम में कठिन प्रश्नों को कैसे हल करना था ये मैं बताऊंगा। ठीक है, आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या बच्चे का जो गणित का बेस है वो बढ़िया करना चाहते हैं, बच्चा गणित हल करना अच्छे से जाने ये चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियो को एक एक करके ज़रूर दिखाइए। ठीक है, पूरा वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में, सभी वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जितना भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया है वीडियो का वो आप लोगों के अभी स्क्रीन पर दिखाई देगा अंतिम में, वहाँ से भी आप क्लिक करके प्लेलिस्ट प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।